अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और आज टॉपिक है एसी थ्रू अ कैपेसिटर। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अगर कैपेसिटर को अगर एसी सोर्स से सप्लाई दी जाए तो उसमें से करंट किस तरह से फ़्लो करता है और प्लेट्स पे जो पोटेंशियल है और सर्किट का जो करंट है इनमें फेज़ डिफरेंस कितना होता है और इस सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होती है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो इस सर्किट में हम डिस्कस करेंगे एसी थ्रू अ कैपेसिटर में। तो एसी थ्रू अ कैपेसिटर डिस्कस करने से पहले रिवाइज करें कि कैपेसिटर क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर बात करें तो हमें पता है ये हम कहते हैं कि दो मेटेलिक प्लेट्स हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो मेटेलिक प्लेट्स हैं जिनके दरमियान कोई मीडियम हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मीडियम होगा भी इनके दरमियान तो वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। ठीक है, तो इन दो प्लेट्स के दरमियान कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। तो इस सेटअप को हम क्या कहते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें ये एक मेटेलिक प्लेट है और एक ये मेटेलिक प्लेट है। अगर इस तरह से किसी कैपेसिटर को फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी बैटरी से कनेक्ट करें, यानी डीसी सप्लाई दें, डायरेक्ट करंट, अगर इससे किसी बैटरी से कनेक्ट करें तो क्या करंट फ्लो करेगा सर्किट में? लेट्स सपोज ये एक कैपेसिटर है हमारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी के साथ। तो देखिए होगा क्या, करंट फ्लो करना शुरू करेगी। तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो देखें विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इस चार्ज को फ्लो करने के लिए नेक्स्ट प्लेट तक दरमियान में कोई मीडियम नहीं है, तो क्या फर्दर चार्ज फ्लो करेगा? थोड़ी देर के बाद जब ये प्लेट्स जो हैं इनके दरमियान पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा तो क्या इसके बाद भी चार्ज फ्लो करेगा? तो आंसर है कि चार्ज फ्लो नहीं करेगा। सिर्फ एक लम्हे के लिए चार्ज फ्लो किया, जितनी देर में कि प्लेट्स जो हैं वो फुली चार्ज हो जाती हैं उतनी देर सर्किट में करंट रहेगा, यानी एक सेकंड से भी कम टाइम के लिए करंट रहेगा इस सर्किट में। तो इसका मतलब है अगर किसी कैपेसिटर को डीसी सप्लाई दी जाए तो उसमें हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई करंट नहीं फ़्लो करेगी, यानी इस सर्किट में से करंट फ़्लो नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ वो क्या करेगी, बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगी एंड दैट्स इट। ठीक है जी, तो अगर एसी सोर्स से हम इसे कनेक्ट करें, एसी कैपेसिटर को अगर हम एसी सप्लाई दें तो क्या फिर करंट फ्लो करेगा? देखते हैं। लेट्स सपोज एक कैपेसिटर है जिसे हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए लेट्स सपोज कि किसी लम्हे जो है इस एसी सोर्स की वजह से जिसका पोटेंशियल वी है यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो इससे क्या होगा, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब इस प्लेट से इस प्लेट तक तो चार्ज आने से रहा और इस प्लेट से इस प्लेट तक डायरेक्ट इस रास्ते से तो चार्ज नहीं जा सकता। लेकिन ये क्योंकि एसी सोर्स है तो जैसे ये प्लेट जब चार्ज हो जाएगी तो हमें पता है एसी सोर्स में जो करंट है उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं रहती, बल्कि वो डायरेक्शन चेंज करती है। एक साइकिल के बाद या हाफ साइकिल के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, यानी इस लम्हे अगर ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो अगले ही लम्हे ये किस डायरेक्शन में होगी,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो अब अगर इस सोर्स की वजह से करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है, तो उससे क्या होगा? तो अब देखिए, अगर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करना शुरू कर देता है एसी सोर्स की वजह से, तो उससे क्या होगा? यानी पहले क्लॉकवाइज है, अब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज अब इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो देखिए इससे क्या होगा? अब चार्ज जो है वो पॉजिटिव इस प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, इस प्लेट पे ज़्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है? असल में पहले हाफ साइकिल में जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तो ये प्लेट्स दोनों चार्ज हो रही थी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब हाफ साइकिल में के बाद जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो अब ये प्लेट डिस्चार्ज होना शुरू हो गई है और ये प्लेट भी डिस्चार्ज होना शुरू हो गई है। अब नेक्स्ट क्या होगा? फिर से करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी और इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, तो प्लेट्स फिर दोबारा से चार्ज होना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगी। तो सर्किट में हो क्या रहा है कि करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है कंटिन्यूसली, एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पे तो गैप है, लेकिन कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है। तो कैपेसिटर में करंट कैसे फ्लो करता है? कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ज़रिए से, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया जा सकता है, यानी अगर आप यहाँ पे डीसी सर्किट में यहाँ पे अगर एक बल्ब यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपने एक कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो वो बल्ब जो है वो लाइट अप नहीं होगा, यानी ऑन नहीं होगा। लेकिन एसी सर्किट में अगर आप बल्ब यूज़ करते हैं तो क्या होगा? वो ऑन हो जाएगा, जो कि ये शो करता है कि करंट मौजूद है सर्किट में। तो करंट की डायरेक्शन बहरहाल कोई भी हो सकती है, इनमें से नेगेटिव पॉजिटिव कोई प्लेट भी हो सकती है, लेकिन ये जो बल्ब ऑन हो रहा है ये शो करता है कि यहाँ पे सर्किट में करंट मौजूद है। तो एसी के केस में करंट इस तरह से फ़्लो करता है कि चार्जिंग होती है कैपेसिटर की और डिस्चार्जिंग होती है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है जी। अब अगर कैपेसिटर की बात करें तो इसमें जो कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज होता है और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है और उसके दरमियान प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है, उसमें रिलेशन क्या है? जो बेसिक जो इक्वेशन है वो क्या है? Q इज़ इक्वल टू सी वी। Q इज़ इक्वल टू सी वी। तो देखिए V जो है, ये चूँकि यहाँ पे AC वोल्टेज है, AC सप्लाई है, तो V को हम V नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, क्योंकि V की वैल्यू इसी तरह से साइनोसाइडल वेव के साथ चेंज होती है। तो यहाँ पे देखिए Q इज़ इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। C तो एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि जैसे ही V की वैल्यू चेंज हो रही है, Q की वैल्यू भी चेंज हो रही है। यहाँ पे इस फैक्टर की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, ये जो फैक्टर है V नॉट साइन ओमेगा टी, यानी V की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो Q की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जब इस फैक्टर की वैल्यू मिनिमम होगी तो Q की वैल्यू भी मिनिमम होगी। तो इसका मतलब है Q और V जो हैं, Q और V ये एक साथ ही इनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और एक साथ ही डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। जहाँ पे V की वैल्यू ज़ीरो होगी वहाँ पे Q की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, जहाँ पे V की वैल्यू मैक्सिमम होगी Q की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो अगर हम इनको ग्राफ पे ड्रा करें, इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी वेव्स फॉर्म में हम ड्रा करें, तो दोनों वेव्स जो हैं वो इन फेज़ होंगी, जहाँ पे एक वेव मैक्सिमम मिनिमम, दूसरी भी मिनिमम, जहाँ पे एक वेव मैक्सिमम दूसरी का भी
मैक्सिमम वहीं पे होगा। और इसी तरह से जब एक वेव जो है वो नेगेटिव साइड पे जाएगी, दूसरी वेव भी नेगेटिव साइड पे जाएगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो दो वेव्स हैं ये इन दो क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये वेव जो है ग्रीन वाली ये वोल्टेज को, और जो रेड वाली वेव है वो चार्ज की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब एक और जो रिलेशन हमें पता है कि करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, I इज इक्वल टू del Q ओवर del T, मीन्स के करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम कह सकते हैं। करंट किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है ना del Q ओवर del T, ये क्या है, स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व। अब ये स्लोप क्या चीज़ है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा मैथ में कि स्लोप क्या चीज़ है। स्लोप असल में रेशो होती है चेंज इन वर्टिकल वैल्यू ओवर चेंज इन हॉरिजेंटल वैल्यू। मीन्स अगर किसी ग्राफ की स्लोप की अगर हम बात करें तो वो किसके इक्वल होती है, स्लोप इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स, यानी उसकी वर्टिकल जो वैल्यू है उसमें जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल वैल्यू। यहाँ पे जो हमने ग्राफ ड्रा किया है इसमें देखें जो हॉरिजेंटल वैल्यू है वो टी है, और वर्टिकल एक्सिस पे जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो वी है एक ग्राफ में, और दूसरे ग्राफ में वो क्यू है। तो अगर इस रेड वाले ग्राफ की बात करें तो इसमें वर्टिकल वैल्यू क्यू है और हॉरिजेंटल वैल्यू टी है। तो इसकी स्लोप क्या होगी, डेल क्यू ओवर डेल टी। ठीक है जी। अब स्लोप किसी पॉइंट पे किसी कर्व्ड ग्राफ की किस तरह से फाइंड करते हैं कि उस किसी पॉइंट पे स्लोप कितनी होती है, जो उस कर्व पे टेंजेंट होता है वही उसकी स्लोप को शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये जो वेव है इसे हम अगर यहाँ पे ड्रा करें, जो चार्ज की वेव है इसे अगर हम यहाँ पे ड्रा करें तो किसी पॉइंट पे इसकी स्लोप कितनी होगी, तो हमें वहाँ पे टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा उस स्लोप के लॉन्ग। अगर इनिशियल पोजीशन पे अगर इस पॉइंट पे हम स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा, तो ये स्लोप होगी यहाँ पे। ठीक है। इस पॉइंट पे अगर बात करें तो ये जो लाइन ड्रा कर रहा हूँ ये इसकी स्लोप को, इस पॉइंट पे इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सॉरी। तो ये हमने दो पॉइंट्स पे स्लोप ड्रा की है कर्व लाइन के, ये मैं रेफरेंस लाइन ड्रा कर रहा हूँ। अच्छा अब देखें किसी भी पॉइंट पे स्लोप मैं कह रहा हूँ कि किसके इक्वल होगी या कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। ठीक है जी। जैसे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये हॉरिजेंटल लाइन आएगी, यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो फिर से हॉरिजेंटल। अब आप इन लाइंस की आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से डेल वाई ओवर डेल एक्स से। लेकिन आसानी के लिए आप याद रखने के लिए ये रख सकते हैं कि कोई भी लाइन वो जितनी ज़्यादा वर्टिकल होगी उसकी स्लोप उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगी वो उसकी स्लोप उतनी कम होगी। ठीक है। ये अब देखें इसमें हम कह सकते हैं कि इस लाइन की जो स्लोप है वो मिनिमम है, इस लाइन की स्लोप इस लाइन से ज़्यादा है और इस लाइन की स्लोप इस लाइन से भी ज़्यादा है। ठीक है। तो ये इंक्रीज़ कर रही है टुवर्ड्स हॉरिजेंटल, तो जितनी ज़्यादा वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी ज़्यादा वर्टिकल होगी लाइन उतनी ज़्यादा उसकी स्लोप होगी, क्योंकि उसमें वाई डायरेक्शन में चेंज ज़्यादा आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा चेंज हो रही है। जितनी ज़्यादा हॉरिजेंटल होगी तो उतनी उसकी स्लोप कम होगी, क्योंकि उसमें नीचे जो डिनोमिनेटर है यानी डेल एक्स उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया लेंगे कि डिफरेंट पॉइंट्स पे ये जो क्यू की कर्व है, क्यू टी कर्व रेड कलर की जो यहाँ पे कर्व है, इसकी स्लोप डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या है। ठीक है। अच्छा करंट किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व। आई इज स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व। तो इसका मतलब है अगर हम स्लोप फाइंड कर लें इस कर्व की, क्यू वाली कर्व की, क्यू टी कर्व की,
तो हम वहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो इनिशियल पॉइंट पे देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे स्लोप ड्रा की है, तो ये स्लोप मैक्सिमम है, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जो अगर स्लोप मैक्सिमम है, इसका मतलब है करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। तो यहाँ पे करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब देखें जहाँ पे चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, वहाँ पे स्लोप जो है क्यूटी कर्व की वो मिनिमम है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे लाइन आ रही है। तो यहाँ पे यानी इस पॉइंट पे अगर इन पॉइंट्स को हम नाम दे दें तो ज़रा आसानी रहेगी। लेट्स सपोज दिस इज़ पॉइंट ओ, दिस पॉइंट इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, ये जो मैक्सिमम है डाउनवर्ड ये पॉइंट सी है, लेट्स सपोज दिस इज़ पॉइंट डी। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो ओ पॉइंट है, यहाँ पे स्लोप चूँकि मैक्सिमम है, इसका मतलब है करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जो पॉइंट ए है वहाँ पे स्लोप मिनिमम है, यानी ज़ीरो है स्लोप यहाँ पे, तो करंट भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब बी पॉइंट की अगर बात करें, यानी यहाँ पे स्लोप फिर मैक्सिमम है लेकिन डाउनवर्ड है, ठीक है, नेगेटिव साइड की तरफ है स्लोप। तो अब यहाँ पे बी पॉइंट पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी लेकिन डाउनवर्ड, नेगेटिव साइड पे, ठीक है जी। सी पॉइंट की बात करें, ये जो पॉइंट है फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है स्लोप की, तो स्लोप क्या है, ज़ीरो है, मिनिमम है। तो यहाँ पे फिर सी पॉइंट पे करंट क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है जी। और इसी तरह से इस पॉइंट पे यानी डी पॉइंट पे फिर स्लोप मैक्सिमम है, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है जी। और इससे आगे अगर देखें यहाँ पे स्लोप फिर मिनिमम है, यानी इस पॉइंट पे स्लोप मिनिमम है, तो करंट की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हमने ड्रा किए हैं करंट की वैल्यू के, इनको ज्वाइन कर दें यानी एक ग्राफ ड्रा कर दें, तो इस तरह की वेव बनेगी करंट की। तो ये जो वेव है ये जब हम करंट की बात करते हैं थ्रू कैपेसिटर एसी जब हम सप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज की जो वेव है तो ये जो ग्राफ अभी हमने ड्रा किया है ये करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स बना के आप बता सकते हैं, मतलब कि पॉइंट ओ पे क्योंकि जो क्यू टी कर्व है उसकी स्लोप मिनिमम है तो करंट ज़ीरो है। सेकंड पॉइंट आप देंगे कि पॉइंट ए पे स्लोप ज़ीरो है, यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है इसलिए करंट मैक्सिमम है। पॉइंट ए पे स्लोप ज़ीरो है इसलिए करंट ज़ीरो है। पॉइंट बी पे स्लोप मैक्सिमम है इसलिए करंट जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन स्लोप चूँकि नेगेटिव डायरेक्शन में है करंट भी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट्स भी आप लिख देंगे ना क्वेश्चन में। अब हम फेज डिफरेंस की अगर बात करें पोटेंशियल और करंट में, तो वो कितना है, हम अगर वेक्टर्स फॉर्म में ड्रा करें इसको इसी वेव के ज़रिए, तो देखें वेक्टर फॉर्म ड्रा करना हमने सीखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल को वेक्टर में का वेक्टर जो है वो फेजर वो ड्रा करें तो किस तरह से होगा वो पॉइंट पे लेट्स सपोज अगर हम ड्रा करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो है इसलिए हॉरिजेंटल लाइन आएगी। जो वेक्टर फॉर्म में हम ड्रा करेंगे पोटेंशियल को वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ड्रा करेंगे। अब ये वेक्टर जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ये डिपेंड करता है कि क्या यहाँ पे v की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखें ये पॉजिटिव है यानी अपवर्ड है, इस लाइन से ऊपर है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए ये वेक्टर भी पॉजिटिव x की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर यानी पोटेंशियल को, ठीक है जी। करंट का वेक्टर अगर ड्रा करें तो यहाँ पे ओ पॉइंट पे हम ये वेक्टर ड्रा कर रहे हैं, तो करंट की वैल्यू चूँकि मैक्सिमम है यानी ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए जो वेक्टर होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। लेकिन क्या डाउनवर्ड आएगा, इस वेक्टर से डाउनवर्ड आएगा या अपवर्ड आएगा, तो अपवर्ड आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पे है करंट। तो यहाँ पे जो करंट का वेक्टर आएगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा और अपवर्ड आएगा।
तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों क्वांटिटीज़ में एक फेज़ डिफरेंस है, और वो फेज़ डिफरेंस कितना है, 90 का। ठीक है, जो करंट है वो 90 डिग्री से लीड कर रही है, यानी करंट आगे है और पोटेंशियल पीछे है। तो रिज़ल्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इस वेक्टर फॉर्म में हम जो ड्रा करते हैं तो हमें समझ आती है कि करंट इज़ लीडिंग, या आई इज़ लीडिंग बाय 90 डिग्रीज एंड वी इज़ लैगिंग, यानी जो वोल्टेज है वो पीछे है बाय 90 डिग्रीज और पाई बाय 2 एंगल। ठीक है जी, तो ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है कि जो कैपेसिटर का सर्किट होता है, एसी में जो कैपेसिटर वाला सर्किट होता है, उसमें जो कैपेसिटिव सर्किट है उसमें करंट लीड करती है और पोटेंशियल लैग करता है। ठीक है जी, कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट लीड करती है और पोटेंशियल लैग करता है। अब लास्ट पे इस सर्किट की रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म जो है वो यूज़ होती है। ये जो रेजिस्टेंस है सर्किट की, इस केस में चूँकि ये सिर्फ कैपेसिटर यूज़ हो रहा है, तो कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है उसे रिएक्टेंस कहते हैं। या इस तरह से कह लें कि रेजिस्टर के अलावा जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी सर्किट, एसी सर्किट के, वो जो अपोजिशन ऑफर करते हैं करंट के फ्लो में, उससे हम रेजिस्टेंस के बजाय रिएक्टेंस कहते हैं। होती ये भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इसका स्पेशल नेम है रिएक्टेंस। तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर is opposition offered by capacitor to flow of AC। तो AC करंट के फ्लो में जो रुकावट आती है कैपेसिटर की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। असल में ये रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, इसे सिंबलाइज करते हैं हम कैपेसिटर के केस में रिएक्टेंस को XC से सिंबलाइज करते हैं इसको। ठीक है, तो इन केस ऑफ एनी सर्किट, आपको पता है रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल ओवर करंट, ओहम्स लॉ जो है। तो इस केस में भी XC यानी रिएक्टेंस जो है, जो एक्चुअली रेजिस्टेंस ही है, उसे हम कह सकते हैं VRMS, यानी पोटेंशियल ऑफ सर्किट ओवर IRMS मीन्स करंट ऑफ सर्किट। ठीक है, तो XC इज इक्वल टू VRMS ओवर IRMS। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस भी हम इस फार्मूला को लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर जो है वो XC किसके इक्वल होता है, इसका फार्मूला आप याद रख लें, 1 ओवर ओमेगा C के इक्वल होता है, वेयर ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड होगी, और ये जो C है ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब जो कि ओमेगा जो है उसकी वैल्यू को हम 2πf भी कह सकते हैं, यानी 2πf के इक्वल होता है। तो ओमेगा की जगह हम 2πf इंटू C भी लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस नहीं, रिएक्टेंस किसके इक्वल होती है, XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2πf C के इक्वल। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, F क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है उस AC सोर्स की जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी पे जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर की वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स लोअर रिएक्टेंस, यानी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे लो हो जाएगी। ठीक है, एंड लोअर फ्रीक्वेंसी means higher reactance।
फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो रिएक्टेंस लो हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी लो होगी तो रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी कैपेसिटर की। ठीक है जी, तो ये था आज का टॉपिक, AC थ्रू अ कैपेसिटर। अल्लाह हाफिज़।